नमस्कार। आज भावगंगा की 59वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है 59। और बहुत खुशी है कि हम लोगों की ये अनवरत भावगंगा बह रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है और छोटे लोगों को, गांव के दूध वाले को भी पसंद आ रही है। और बहुत अच्छे जो पढ़े लिखे और विद्वान लोग हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं वो भी अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे, मेरा मतलब है अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं मैं कह रहा था। तो सभी देख रहे हैं और यही इस प्रोग्राम की सफलता है और सार्वभौमिकता है। सरल शब्दों में चूँकि बात कही जा रही है, सरल तरीके से कही जा रही है, तो इसलिए लोगों को और अपील कर रही है। और जो चीज़ सरल भाषा एक गांव के लोगों को, मजदूर और किसान और वर्कमैन के तबके को समझ में आती है, वो भाषा बड़े लोगों को तो समझ में आती ही है। भाषा शालीन होना चाहिए, संयत होना चाहिए और सर्वव्यापी संवेदना उसमें एक गहराई में गंगा के रूप में बहनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सभी को अच्छी लगती हैं। तो आज इस अंक में आपका स्वागत है, इस सोपान में आपका स्वागत है। और आजकल थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम कभी कभी देर हो जा रहा है, क्योंकि सूर्योदय और मौसम सबको देखते हुए, और चूँकि खुले में प्रोग्राम होना रहता है तो वो सब चीज़ें। और कल रात में फिर एक बहुत फंक्शन में देर हो गई थी, तो तमाम सारी चीज़ों की वजह से कुछ देरी हुई। कभी कभी देरी हो तो उसके लिए क्षमा याचना। और आज फिर हम लोग अभी उस गज़ल के, जिसमें कि कुल 147 शेर हैं, उसी की चर्चा, उसी के शेरों के माध्यम से चर्चा आज भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम और सारी बातें उसमें जुड़ती रहती हैं, तमाम सारे अनुभव जुड़ते रहते हैं, तमाम सारे और जीवन के आयाम जुड़ते रहते हैं। तो हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। उसी कड़ी में कुछ और शेर आज और उन पर चर्चाएं। आज हम लोगों का जो प्रोग्राम है पूरा 1 घंटे का जैसे होता है, शायद उतना ना हो पाए। हम लोग 40-45 मिनट में आज अपना प्रोग्राम विराम लेंगे और कल से फिर अपना इसका ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे के आसपास ही ज़्यादातर रहता है। ये चिराग अन्य अन्य कारकों ने बुझाया है। ये चिराग अन्य अन्य कारकों ने बुझाया है, किसी अंधियारे ने कोई लौ बुझाई नहीं है। किसी अंधियारे ने कोई लौ बुझाई नहीं है। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अक्सर लोग कह देते हैं कि उजाले का दुश्मन कौन है, तो लोग कह देते हैं अंधेरा। गहराई से सोचिए, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा मिथ, कितनी बड़ी अज्ञानता छिपी हुई है अगर कोई कहता है कि उजाले का दुश्मन अंधेरा है। भाई, दुश्मन तो वही होगा जो उसको विनाश के लिए कोशिश करेगा। किसी अंधेरे ने किसी चिराग को क्या कभी बुझाया है? फिर वो उसका दुश्मन कैसे हुआ? ये इसका जो सीधा सीधा अर्थ है। अभी इसके जो लाक्षणिक अर्थ हैं, सांकेतिक अर्थ हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सोचा है कि किसी अंधेरे ने किसी चिराग को बुझाया हो? लेकिन फिर भी आप कहते हैं, आपसे पूछें कि उजाले का दुश्मन कौन है, विरोधी कौन है, तो अंधेरा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? सुनी सुनाई बात, पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी कह देते हैं। अपनी आँख खोल करके, अपने दिमाग खोल करके कभी सोचा है, कभी सोचने की कोशिश की है? बहुत सारे भ्रम जो फैले हुए हैं, केवल सुनी सुनाई बात, हमने कभी अपना आंखें या दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं। अगर किया होता तो इतने बड़े झूठ पर विश्वास नहीं करते। और जब हम झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, असत्य पर विश्वास करने लगते हैं, तो हमारे फैसले
गड़बड़ होने लगते हैं। राइट डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें, सच्चाई को संपूर्णता में जानें, उसके एक फलक को ही नहीं। तो अंधेरे को कौन मिटाता है? रोशनी को कौन मिटाता है? आपने आज तक देखा होगा किसने रोशनी मिटाई है? दिया जल रहा है, दिया को कौन मिटाएगा? आंधियाँ मिटाएंगी, हवा मिटाएगी। आप फूंक मारें तो बुझ जाएगा, कोई मतलब व्यक्ति बुझाए, या उसमें दिया बाती ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई रोशनी अगर कभी ख़त्म हुई है तो किन किन कारकों ने ख़त्म की है? आंधियों या हवा ने ख़त्म की है, किसी व्यक्ति ने ख़त्म की है, या संसाधनों की कमी से वो ख़त्म हो गया है, तेल ख़त्म हो गया। तो रोशनी को ख़त्म करने के कारक ये हैं, न कि बेचारा अंधेरा। अंधेरा तो जब रोशनी ख़त्म हो गई तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आ गया, या यूँ कह लीजिए कि अंधेरा तो रोशनी की एब्सेंस, जो रोशनी का ना होने पे जो है वो अंधेरा है। रोशनी का ना होना ही अंधेरा है। बल्कि रोशनी तो, अंधेरा तो हमेशा बेचारा इंतज़ार करता रहता है कि कोई रोशनी आए और उसके हृदय में अपना स्थान जमाए। इस पर मेरी एक दूसरी कविता है जो शायद कल अगर मिल जाएगी तो सुनाऊंगा। कभी किसी अंधेरे ने किसी रोशनी को नहीं बुझाया है, तो अंधेरा बिल्कुल दुश्मन नहीं है। अंधेरा रोशनी की एब्सेंस मात्र है। इसी तरह से अगर आप कहें ज्ञान और अज्ञान के बारे में रिश्ता, कि अज्ञानता ज्ञान को मिटाती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अज्ञानता तो इंतजार करती है कि ज्ञान आए और अज्ञानता हट जाए, अंधेरा जैसे रोशनी आए अंधेरा मिट जाए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्ञान का विरोधी अज्ञानी या अज्ञानता है। ज्ञान का विरोधी कुछ और है। लोग अज्ञानता या अज्ञानियों को बिला वजह दोष दे देते हैं। ज्ञान का विरोधी गलत दिशा में भटका हुआ ज्ञानी लोग हैं। कभी ज्ञान का विरोधी अज्ञानी हो ही नहीं सकता। सांकेतिक अर्थों में जहाँ जहाँ आप पाएंगे, लेकिन ये गलतफहमियां लोगों द्वारा फैलाई गई हैं। बहुत आसान पड़ जाता है कि ज्ञान का विरोधी अज्ञानी है, या अंधेरे का रोशनी का विरोधी अंधेरा है। फिर मेरी एक और हाइकू कविता है जो सीधे सीधे फिजिक्स के सिद्धांत को निरूपित करता है, भौतिक विज्ञान के स्वरूप को निरूपित करता है। वो है कि रोशनी ही रोशनी को, प्रकाश ही प्रकाश से संघर्षरत है। प्रकाश ही प्रकाश से संघर्षरत है, अंधेरा अंधेरे से नहीं। प्रकाश ही प्रकाश से संघर्षरत है, अंधेरा अंधेरे से नहीं। आपने अगर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, उसको याद करिए। भौतिक विज्ञान में ये प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, हम लोगों ने खुद प्रैक्टिकल किए हैं, कि अगर रोशनी को दो पास पास रखे हुए छोटे छेदों से गुजारा जाए तो सामने स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती हैं, धारियां बनती हैं, और वो ये फ्रिंजेस गोलाकार भी बनती हैं, सर्कुलर रिंग्स भी बनाई जाती हैं अलग अलग पोजिशनिंग करके, और लंबे लंबे में भी बनती हैं। और धारियां क्या होती हैं? उजाले की, रोशनी, प्रकाश की, अंधेरे की, प्रकाश की, अंधेरे की, इस तरह से लाइट और डार्कनेस की फ्रिंजेस बनती हैं, धारियां बनती हैं। और ये धारियां क्यों बनती हैं? दो होल से जो रोशनी आ रही है, कहीं कहीं पर वो दोनों होल से जो रोशनी तरंगों के रूप में जाती हैं तो एक दूसरे को बढ़ा देती हैं, तो वहाँ रोशनी की धारी बन जाती। और कहीं कहीं पर वो दोनों एक दूसरे की रोशनी को काट देती हैं, निगेटिव कर देती हैं, तो वहाँ पर अंधेरे की
डार्कनेस की फ्रिंज बन जाती। इस तरह से रोशनी की अंधेरे की, रोशनी की अंधेरे की फ्रिंजेस बन जाती, धारियाँ बन जाती हैं। तो मज़े की बात यह है कि रोशनी ही रोशनी को काट रही है, उसका असर, और अंधेरा हो जा रहा है, और रोशनी ही एक दूसरे की रोशनी को बढ़ा रही है और तेज उजाला हो जा रहा है। तो ये जो जब स्थितियों पर निर्भर करता है, पास पास अगर उन रोशनी के सोर्सेज को रखा जाए या उनके छेद से गुजारा जाए तो सामने के स्क्रीन पे ये धारियाँ बनती हैं। तो इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि अंधेरा कभी रोशनी को नहीं मिटाता, न उसका दुश्मन है। प्रकाश ही प्रकाश से संघर्षरत है, अंधेरा अंधेरे से नहीं। ये तो मेरे एक हाइकू में है जो फिजिक्स के इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को, जो इस ऑब्जर्वेशन को निरूपित करता है, जो इंटरफेरेंस के माध्यम से होता है। पहला इंटरफेरेंस का प्रयोग यही फ्रिंजेस का किया जाता है लैब में, इंटर में भी कहीं कहीं कराते हैं, बीएससी में कराते हैं। तो ये तो हुआ। और अंधेरा तो कभी बेचारा और रोशनी को मिटाता ही नहीं। अंधेरा तो बेचारा इंतजार करता रहता है कि आए रोशनी और उसके दिल में अपना स्थान बनाए। और इसीलिए रोशनी को मिटाने वाले कारक और हैं, अंधेरा नहीं है। वो कारक हवा हो सकती है, वह कारक आंधियाँ हो सकती हैं, वह कारक आपकी फूंक हो सकती है, वह कारक संसाधनों की कमी, तेल कम हो जाए या जो भी हो, या अगर बल्ब की रोशनी है तो उसके मिटाने के भी कारक अलग अलग होंगे। आपने स्विच ऑफ कर दिया तो आप ही उसके कारक बने। या सूर्य है, इसकी रोशनी अंधेरा नहीं मिटाएगा इसको। सूर्य जब खुद ही अपनी यात्रा करते करते दूसरी तरफ धरती के चला जाएगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे ने कभी बेचारे ने, लेकिन जो निरीह होता है, सबसे कमज़ोर होता है, हम उसी को खूब लाठी मारते रहते हैं। ऐसे ही हमने आज तक अंधेरे को लाठी मारी कि उसने उजाले को मिटाया है। यह तो उल्टा हो गया। तो इसलिए अब अंधेरे के साथ सिंपैथी रखिए और सच्चाई को जानिए, समझिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास मत करिए। जो भी आपने सुनाया है आज तक, और जो सुन रहे हैं, मेरा ये भी जो सुन रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी खुली आंखों और खुली मन से सुनिए। कुछ भी इसमें अगर मैं जो कह रहा हूँ गलत लगे तो मुझे कहिए, टोकिए। मैं हमेशा खुश रहूँगा, अपने विचारों को बदलने के लिए खुश रहूँगा। लेकिन कभी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। सत्य को देखिए, खुली आंखों से सत्य को देखिए। और सत्य को केवल एक दिन नहीं देखिए, लगातार देखिए, बार बार देखिए। और इसीलिए साइंस में रिपीटेबिलिटी आती है। हो सकता है कि एक दिन आपको देखें तो कोई नाटक करके आपके सामने ऐसा कुछ दिखा दे जो वाकई सत्य ना हो। तो इसलिए कई बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद तब उस पर विश्वास करिए, सत्य तक पहुंचिए। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और सत्य ही हमें खुशहाल रखेगा, सत्य ही धरती को खुशहाल रखेगा। इसलिए सत्य की हमेशा तलाश में रहिए, सत्य खुली आंखों से देखिए। तो ये चिराग अन्य कारकों ने बुझाया है, किसी अंधियारे ने कोई लौ आज तक बुझाई नहीं है। किसी अंधियारे ने कोई लौ आज तक बुझाई नहीं है। हमारे सपने हमारे यथार्थ को जीवन देते रहे। हमारे सपने हमारे यथार्थ को जीवन देते रहे। आज तक उनमें कभी हुई हाथापाई नहीं है। आपके जो सपने हैं वो तभी सार्थक हैं जब वह जो रियलिटी है उसको सपोर्ट करें, उसमें जीवन भरें, उसमें रंग भरें। लेकिन उसका विरोध करेंगे रियलिटी का, सपने रियलिटी के अगेंस्ट जाएं, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो फिर आप तमाम सारी ऊर्जा जाया होगी और वह कभी अच्छा नहीं होगा। सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस की परिभाषा की गई है, बुद्धि की जो परिभाषा की गई है, जानते हैं क्या है? वह दो तरह से की गई है। पहली परिभाषा
थोड़ा नेट कम, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। सेटिंग में हाँ, अब आती रहेगी, अब दिक्कत नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन दी गई साइकोलॉजी में या रियल लाइफ, मतलब तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस की स्टडी की गई, बुद्धि का स्टडी किया गया, ज्ञान हासिल किया गया, तो उसके दो डायमेंशन आए। पहला जो रियलिटीज यथार्थ से जुड़ा हुआ है कि कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, चीज़ें सामने ना हो लेकिन फिर भी कल्पना में, चिंतन में, विचारों में, वही कल्पना, सपनों में, कल्पनाओं में, विचारों में, सॉरी ये तो दूसरा है। पहला है कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि यह शक्ति कि वो सपनों में, कल्पनाओं में, विचारों में एब्स्ट्रैक्टली सोच सके, उसमें प्लान बना सके, नई चीज़ें, नए सत्य का उद्घाटन कर सके, हाइपोथेसिस बना सके, उसने रियलिटी में कुछ देखा है तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई विचार रख सके। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये जो कल्पनाओं में, विचारों में चिंतन है, सपनों में जो चिंतन है, सपने मतलब रियल लाइफ में सपने, जो नींद के बाद नहीं, जो रियल लाइफ में हम सपने देखते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्टली सोचना, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन उसके बारे में सोचना, यह है इंटेलिजेंस का एक आयाम। और दूसरा आयाम है इंटेलिजेंस का कि कैपेसिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। जो चारों तरफ हो रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें बेहतर तरीके से एडजस्ट करना, उस बेहतर तरीके से समायोजन करना, सामंजस्य करना, सामंजस्य बैठाना, मतलब अपने को और परिस्थितियों में एक तालमेल बैठाना, एक स्वीकार्यता भी, और उसको उन परिस्थितियों को बहुत अगर बेकार हैं तो परिवर्तन करने की इच्छा भी। ये सब, ये इस परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना, परिस्थितियों के अनुसार अच्छा जीवन जीना, जो भी परिस्थिति है उसमें अच्छे से अच्छा जीवन करने की कला ढूंढना, एडजस्ट करना, यह है एक आयाम। और दूसरा आयाम है कि कल्पनाएं, सपने, विचार, ध्यान, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं लेकिन यथार्थ को परिवर्तन करने के लिए और अपने यथार्थ को, आसपास के यथार्थ को, देश को, धरती को, प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए जो चिंतन है, जो सपने हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो ध्यान है, वह इंटेलिजेंस का एक आयाम है। तो ये जो दोनों आयामों का जो सम्मिश्रण है, एक कैपेसिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं उनके साथ बेहतर से बेहतर समायोजन, सामंजस्य, और दूसरा अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार कल्पना और सपने और विचार और ध्यान और इन सब चीज़ों के माध्यम से नए रास्ते की तलाश भी कि बेहतर हो जाए। और तीसरा, जिसको मैंने एक दिन जब शिक्षा पे बात हो रही थी, भावगंगा में पहले, दूसरे, तीसरे अंक के आसपास, तब कहा था कि जो तीसरा आयाम है वो है इन दोनों आयामों का संतुलन, कि जो हमारे सपने हैं वो यथार्थ के बेहतर बनाने के लिए हों, कल्पनाओं, सपनों और यथार्थ में संतुलन हो। ऐसा ना हो कि हमारे जो सपने हैं या विचार हैं या ध्यान है रियलिटी से एकदम कट जाएं, उनमें संतुलन न रह जाए, असंतुलन आ जाए, तब वह बीमारी हो जाती है, मानसिक सिजोफ्रेनिया। वो एक तरह से बीमारी है, मानसिक बीमारी है।
तो हमारी सपने भी रियलिटी को बेहतर बनाने के लिए सामंजस्य के रूप में हो। ये भाव इस शेर में है कि हमारे सपने हमेशा यथार्थ को जीवन देते रहे। हमारे सपने, हमारे विचार, हमारे ध्यान, हमारी कल्पनाएं हमेशा सपनों को जीवन देते रहे। कैसे? उसको और बेहतर कैसे बनाएं, उसको और खुशनुमा कैसे बनाएं, उसमें और क्या क्या इनपुट डालें कि जीवन और बेहतर हो, तो हमारे उसमें और लाइफ आए, उसमें और वाइब्रेंस आए। हमारे सपने हमेशा जीवन को, यथार्थ को, रियलिटी को जीवन देते रहे। आज तक उनमें कभी कोई हाथापाई नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहा। वहाँ जब कॉन्ट्रडिक्शन होने लगे या अनकनेक्टेड होने लगे, तब वह मानसिक बीमारी हो जाती है। तो मानसिक बीमारी दूर करने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे ये दोनों पैरामीटर्स, कैपेसिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के हिसाब से सामंजस्य बैठाना, और कल्पनाएं, जितनी क्षमता है कल्पनाओं की वह, और दोनों का फिर सामंजस्य, संतुलन जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, और केवल अपने ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं, धरती पर या जहाँ जहाँ जितने जीवन हैं सबको बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे सपने हमेशा यथार्थ को जीवन देते रहे। आज तक उनमें कभी हुई हाथापाई नहीं है। अब भावगंगा में तो मैं अपनी हर बात कह देता हूँ, आपको चाहे अजीब लगे चाहे कुछ लगे, लेकिन कभी जब डायरियों में लिखता था तो बड़ा संकोच होता था कि ये विचार, ये तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तमाम सारी बातें जो मैंने कहीं, चाहे जियोक्रेसी की हो, चाहे और जो नई नई चीज़ें जो मुझे लगती थी, मैं डायरी में लिखता था, और मुझे उस समय लगता था कि हो सकता है कि मैं कहूँ तो लोग मुझे पता नहीं क्या कहें। तो वो संकोच, तो जब वो संकोच था तब का ये शेर है कि इतनी सी बात पर तुम चौंक उठे हो। अब तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, अब जीवन का जो समय है, और जितना अब लोगों को थोड़ी थोड़ी सुनने से, जिस तरह से लोग सुनते हैं, हौसला होने लगा है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ एक डोमेन है रियलिटी का, सत्य को जानने का। हो सकता है उसमें कुछ और परिवर्तन की भी गुंजाइश हो, तो चलिए वार्तालाप हो सकता है कि वार्तालाप के बाद वही कोई थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, कोई बात कही जाए, फिर उसका विरोध, मतलब उसके काउंटर जो आर्गुमेंट्स हों वो भी कहे जाएं, और दोनों के बाद हो सकता है और बेहतर नतीजे पर, बेहतर चीज़ों पर पहुँचे। तो उस चर्चा के लिए, विमर्श के लिए भी बातों को सामने लाने लगा हूँ, और खुशी यही एक बहुत सकारात्मक हुआ है। लेकिन जब वो संकोच का क्षण था तब के लिए है कि इतनी सी बात पर तुम चौंक उठे हो, इतनी सी बात पर तुम चौंक उठे हो। अभी तो तुम्हें पूरी बात मैंने बताई नहीं है, अभी तो मैंने पूरी डायरी खोल के दिखाई नहीं है। इतनी सी बात पर तुम चौंक उठे हो, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी बात दिखाई नहीं है। तो धीरे धीरे अब ये हौसला हो रहा है कि जो जो सोचता हूँ वो कहूँ भावगंगा में। आप सबके सहयोग से जितने अब तक के प्रोग्राम हुए हैं, हम भारत के लोग या और सब, इतने अलग अलग विविध डायमेंशंस में और जीवन की सच्चाइयों पर चर्चा के लिए जो खुलापन इस भावगंगा प्रोग्राम में है, वो और पहले के मेरे प्रोग्रामों में नहीं है। हर प्रोग्राम ने मुझे और हौसला दिया है और आपसे जुड़ाव और संवेदना को व्यक्त करने का मौका दिया है। इस पर कल चर्चा हुई थी, इस शेर पर। ये दोनों तीनों शेर कल नहीं सुनाया था, परसों, सॉरी, क्योंकि समय कम रह गया था, तो इसलिए, क्योंकि इसमें विस्तार से चर्चा की ज़रूरत थी, इनको आज सुनाया। गज़ल का अगला शेर कल उस पर चर्चा हो चुकी है। जो अच्छा है, भला है, खूब मेहनत कर रहा, ये सुना चुका हूँ परसों। जो अच्छा है, भला है, खूब मेहनत कर रहा, किसी चीज़ की कभी कम कीमत उसने चुकाई नहीं है। और अगला शेर यह इस जाड़े के मौसम के लिए है। इस बीच भुवनेश्वर जी ने एक कमेंट किया है, वाह, अपनी क्षमता के अनुसार परिस्थितियों में सामंजस्य का संतुलन ही बुद्धिजीविता है। अद्भुत परिभाषा, धन्यवाद भुवनेश्वर जी। अपनी क्षमता के अनुसार, और वो क्षमता
अपनी कल्पनाओं, अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अपने सपनों और अपने ज्ञान, अपने विचारों, इन सब का और परिस्थितियों का, यथार्थ का, इनके बीच सामंजस्य। और ये जो सामंजस्य है यही सरस्वती है, जो गंगा और यमुना को एक तरह से संतुलित करती है। और जैसे इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना बहती हैं और इन दोनों का जो संतुलन करने वाली शक्ति सरस्वती वहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन संतुलन कभी दिखता नहीं, संतुलन होता है। तो आशुतोष जी, आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। आशुतोष जी हैं जो बहुत दूर दूर तक इन चीज़ों को फैलाने में लगे हुए हैं और इन विचारों को इन्होंने पाया कि ह्यूमन वैल्यूज़ के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इनमें। तो जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सिलेबस है ह्यूमन वैल्यूज़ का, उसके लिए अलग से ये प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया हुआ है सिलेबस के हिसाब से। तो सोम को और बृहस्पति को इन्हीं के लिए और इनके आयोजन का ही वो प्रोग्राम शाम को होता है 7 से 8। कल नहीं हो पाया था तो आज होगा। आप जब जो लोग ह्यूमन वैल्यूज़ का भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं या देखते हैं, वो आज शाम को 7 से 8 देखेंगे। वैसे रेगुलरली मंडे और थर्सडे को होगा, अनलेस कि कोई और परिवर्तन किसी वजह से, किसी प्रोग्राम की वजह से ना हो जाए। तुमने भेड़ के बाल, पेड़ की टहनियाँ व चिड़ियों के पर नोच डाला इस जाड़े में और कहा वह तड़फड़ाई नहीं है। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है 2-3 डिग्री के आसपास, तो क्या होता है, इसके अपने पर्सनल आपने भी अनुभव किया होगा, हमने जो अनुभव किया कि हम क्या क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। पेड़ों की टहनियाँ काट डालते हैं और उसको जलाते हैं, चिड़ियों के पर काट डालते हैं और उनके क्या क्या फर और क्या क्या बनाते हैं, और भेड़ों के बाल नोच डालते हैं और अपने को उससे करते हैं। तो तुमने भेड़ के बाल, पेड़ों की टहनियाँ व चिड़ियों के पर नोच डाले इस जाड़े में और कहा वह तड़फड़ाई नहीं है। और हमारी जो सभ्यता की यात्रा हुई कहाँ से, हम जब आज अपने बाल हमने ख़त्म कर दिए। हम भी जब वनमानुष थे तो हमारे शरीर पर भी उतने ही बाल थे जितना भेड़ों के, और वह बाल ही हमारी जाड़ों में रक्षा करते थे। लेकिन हम सभ्य होते गए, अपने बाल काटते गए और फिर दूसरों के बालों को काट काट कर अपने बाल हटते चले गए। जितनी हमारी सभ्यता की यात्रा हुई, हमारे बाल ख़त्म होते गए और दूसरे जानवरों के बाल, भेड़ों के बाल काट काट करके फिर अपना वस्त्र बनाने लगे। अपने बाल काट डाले और दूसरे जानवरों के बाल काट के अपना वस्त्र बना रहे हैं। तो तुमने भेड़ के बाल, पेड़ की टहनियाँ व चिड़ियों के पर नोच डाले इस जाड़े में और कहा वह तड़फड़ाई नहीं है। अगर अब इसमें संतुलन यही होना चाहिए था कि भेड़ों के बाल भी काटें तो इतने ना काटें, वो उसका वस्त्र है, इतने ना काट डालें कि उसको ठंडा लगने लगे। बहुत ज़्यादा बढ़े तो थोड़ा थोड़ा काट लें, वो बात ठीक है। और अब तो कपास और सूती वस्त्र इतने हैं, तो कहीं ना कहीं ऊनी कपड़ों में भेड़ों के साथ ये न्याय होना चाहिए। अगर हमारे मन में संवेदना है भेड़ों के प्रति, तो उनके बाल उतने ही काटें जितना एक्स्ट्रा हों, उनके हेल्थ के लिए, उनके ठंडक से बचत के लिए जितना ज़रूरी है उतना छोड़ दें। तमाम भेड़ों को जो बाल काटे जाते हैं, एकदम से शेव कर दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इन सब के अभियान हमें करने ज़रूरी हैं। संवेदना के रूप में अगर हमें धरती पर सभी जीव जंतुओं के साथ रहना है, तो कहाँ कहाँ किसके प्रति क्या क्या, क्योंकि अगर हम चाहें भी तो हमारे बाल अभी नहीं उग सकते हैं अब उस तरह जैसे आज से 10,000-20,000 साल पहले थे मनुष्यों के। तो इसलिए हमें संतुलन तो करना होगा। अब अपने लिए वस्त्र की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ से वस्त्र आ रहे हैं उनके भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुमने भेड़ के बाल, पेड़ की टहनियाँ व चिड़ियों के पर नोच डाले इस जाड़े में और कहा वह तड़फड़ाई नहीं है। वो तड़फड़ाती है, उसकी उस तड़फड़ाहट को भी महसूस करना है। संतुलन, हर जगह एक संतुलन करना है। एक तरफा नहीं सोचना, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, उनके बारे में भी सोचना है।
फलदार पेड़ हमें लगातार लगाते रहना है। फलदार पेड़ हमें लगातार लगाते रहना है, ताकि भविष्य में बच्चे ये न कहें कि अब तो अमराई नहीं है। अमराई आम के पेड़ों के बाग। अक्सर ये होता है कि जो वन विभाग पेड़ लगाता है वो फलदार पेड़ नहीं लगाता है। फलदार पेड़ लगाने चाहिए, भले ही बच्चे उससे और लोग फल पाएँ। हाँ, बच्चों को ये संस्कार देखना है कि वो ढेला फेंक करके ना फल तोड़ें, नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी। लेकिन फलदार पेड़ लगने ही लगने हैं सार्वजनिक स्थानों पर। पहले ज़माने में आम और जामुन इन सब के पेड़ खूब लगे रहते थे सड़क के दोनों किनारों पर। अब वो कम दिखते हैं। वह सब होना चाहिए। चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा भोजन है वो। कल ये भी सुनाया था कि ऐसे ही धरती के अंदर का पानी निकालते रहेंगे तो फिर कैसे आश्वस्त होंगे कि धरती डगमगाई नहीं है। अच्छे बीजों को, चिड़ियों व विचारों को लोगों ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर तक पहुँचाई नहीं है। अच्छे बीजों को चिड़ियों ने और विचारों को लोगों ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर तक पहुँचाई नहीं है। पेड़ तो एकदम बेचारा स्थिर होता है। पेड़ से ज़्यादा स्थिर और कौन होगा, लेकिन उसके बीज पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आ जाते हैं बीज उसके। कौन कौन ले जाता है? चिड़ियाँ ले जाती हैं। चिड़ियाँ तो हज़ारों हज़ार किलोमीटर यात्रा करती हैं और कहीं कहीं पर ये बीज भी उनके पंखों, और जितने बड़े से बड़े पेड़ होते हैं उनके बीज बहुत छोटे होते हैं। जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, पीपल और बरगद के बीज सबसे छोटे होते हैं, और इसी तरह इसी प्रजाति के और जो बीज हैं। तो पता चला कि उसके चिड़िया के पंजे में बीज हैं, वो उड़ रही है और जहाँ जाके बैठी 1000 किलोमीटर दूर वहाँ वो बीज गिर गया। हवा ने उड़ाए, आंधियों ने उड़ाए, लोग भी ले जाते हैं। तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ले जाने को, लेकिन उसके बावजूद कभी व्यवस्थाएं ही ले जाती हैं ज़रूरत पड़ने पर। जंगल विभाग एक दूसरे से दूसरी जगह भेजता है। पानी से बहता हुआ समुद्र में नदियों में आया, समुद्र में आया, समुद्र से में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। कहाँ कहाँ लहरें पहुंचाती हैं। मतलब अनंत कारक हैं जिनसे बीज, पेड़ों के बीज बहुत दूर दूर तक पूरी धरती पर फैलते हैं। और इसी तरह से अनंत कारण हैं, अनंत ऐसे कारक हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या माध्यम हैं जिनके माध्यम से विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। करोड़ों लोगों द्वारा जो कोई चीज़ लोगों को अच्छी लगने लगती है तो इतना फैलने लगता है, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक से दूसरे, और ये अब ये मीडिया, तो चाहे विचार हों और चाहे बीज हों, लगातार कितने तरह से फैलते रहते हैं। तो इसलिए कब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कब किसकी पौध ढेर सारी फैल जाएगी, जिसको लोगों को अच्छा लगता है वो उसको ले करके आगे बढ़ जाते हैं। और यही बात है कि जो बीज अच्छे लगते हैं उसको ले करके तमाम सारे तत्व, चिड़ियाँ, और वहाँ तो तमाम जो प्राकृतिक तत्व हैं जैसे आंधियाँ हैं, जल है, ये अच्छा लगना ना लगना ये तो उससे परे हट करके सबकी फैलाते ही रहती हैं। लेकिन जो पसंद वाली चीज़ें हैं चिड़ियाँ या लोग, वो उनके बीज फैलाती हैं। इसी तरह से विचार भी फैलते रहते हैं। एक चिड़िया जो रोज़ आती है वो आ गई, फिर अपना गाना उसने शुरू कर दिया बगल में बैठ करके इधर, वो भी इन विचारों को लेकर जाती है। अब भुवनेश्वर जी ने कुछ लिखा है, काश आप वन विभाग में ही सेवा किया होता तो भारत की धरती और हम धन्य हो रहे होते। बिल्कुल सही कहा है आपने भुवनेश्वर जी। शायद लोग मुझसे जब पूछते थे कि आपने इनकम टैक्स क्यों ज्वाइन कर लिया जब फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो मेरा अक्सर उत्तर हुआ करता था कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक
कि बहुत पुराना मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल से शहर की ओर भागता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल से वो शहर की तरफ भागता है। तो शायद मेरे कहीं ना कहीं वो जो प्राकृतिक जुड़ाव की मौत आनी है थी, शायद इसीलिए मैं उसको छोड़ करके इधर इनकम टैक्स में आ गया, फॉरेस्ट छोड़ करके। एक तो ये अक्सर उत्तर देता था। दूसरा, भले ही मैं फॉरेस्ट सर्विस छोड़ करके इनकम टैक्स में आ गया, लेकिन मैं हमेशा फॉरेस्ट का एम्बेसडर रहा शहरों में। शहर में भी जंगल उगाने की कोशिश ज़िंदगी भर करता रहा, और शायद इसीलिए जहाँ बैठा हूँ शहर में एक जंगल उगाया हुआ है, और इसीलिए जहाँ जहाँ रहा पूरी नौकरी में, वहाँ वहाँ प्रकृति हमारे अंदर बोलती रही लगातार। इसीलिए वो कविता भी लिख पाया कि बचेगा वनवासी ही, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा प्रकृति प्रेमी ही, क्योंकि उसने बचेगा गाँववासी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन, प्रकृति प्रेम और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। तो एक तरह से वो जंगल छोड़ना नहीं हुआ, जंगल को ले करके शहर में आ जाना हुआ। और जो उस समय इमीडिएट बात थी वो भी बता दें। जो तीसरा कारण, जो इमीडिएट फैक्टर था, उस समय फॉरेस्ट सर्विस में प्रमोशन स्लो थे, और इनकम टैक्स में एक्सपेंशन और प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा उस समय भी थे। और जिस तरह से हो रहा था, लग रहा था कि इनकम टैक्स में प्रमोशन ज़्यादा होगा फॉरेस्ट सर्विस की तुलना में। लेकिन बाद में पे कमीशंस वगैरह के बाद फॉरेस्ट सर्विस में प्रमोशन IAS और IPS के इक्विवेलेंट कर दिया गया, लगभग उनके बराबर हो गया, और इनकम टैक्स पिछड़ गया। लेकिन फिर मेरे रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले फिर ऐसा हुआ कैडर रिव्यू कि मेरा भी प्रमोशन फॉरेस्ट के बराबर ही हो गया, सब करीब सारी सर्विसेज बराबर हो गई। तो इसलिए वही पेंशन में नुकसान नहीं हुआ, वो उतना ही है जितना फॉरेस्ट सर्विस में मिलता। ये तो पेंशन को तो मैं एक स्कॉलरशिप मानता हूँ, ताकि परिवार और हम सब चल सके। और ये जो रिसर्च का काम है, अपने समाज को, धरती को, देश को, प्रकृति को बेहतर बनाने का, वो रिसर्च, वो काम होता रहे, और उसके लिए ही वो पेंशन को स्कॉलरशिप के रूप में मानता हूँ। तो ये तमाम सारे उसके मेरे उत्तर होते हैं जब कोई पूछता है कि फॉरेस्ट सर्विस छोड़कर इनकम टैक्स में क्यों आ गया। लेकिन निश्चित रूप से फॉरेस्ट में रहता तो कुछ और संभावनाएं होती। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अच्छे बीजों को चिड़ियों ने और तमाम इस तरह के और माध्यमों ने, और अच्छे विचार को लोगों ने, और अब तो ये मीडिया जो फास्ट हो गया है, और जो फिल्में या अखबार जो रेगुलर मीडिया है, अब तो वो अच्छे विचारों को कम बाहर फैला पा रहा है, क्योंकि उसमें लोभ और फ़ायदे वाली इतनी बात हो जाती है। तो जो निस्वार्थता का है, जो सबसे जुड़ाव का है, संवेदना का है, भविष्य के फ्यूचर जनरेशन्स के विचारों में सकारात्मकता का है, उसकी तरफ उधर ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आशुतोष मिश्रा जी की तारीफ़ करता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन्स में सकारात्मकता और इथिक्स और वैल्यूज़ जो उनके सिलेबस में भी है, वो इस तरह से उनके मन में डाला जाए कि वो केवल सिलेबस पूरा करने की ज़रूरत न रह जाए, बल्कि उनके चरित्र में उसका असर आए। इसलिए उनका ये जो प्रयास है वो बहुत सार्थक है और बहुत दूर तक जाएगा। अब 2-3 शेर सुनाकर आज की अपनी बात ख़त्म करेंगे। झपटने को बुद्धि कहा गया, देने बांटने को नहीं। झपटने को बुद्धि कहा गया, देने बांटने को नहीं। बुद्धि की परिभाषा ठीक से बन पाई नहीं है। बुद्धि की परिभाषा ठीक से बन पाई नहीं है। बुद्धि पर हमने बुद्धि के परिभाषा पर, इंटेलिजेंस की परिभाषा पर 2 उसके आयाम बताए। एक एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस,
और दूसरा कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो अब ये दोनों परिभाषाएं कहाँ कहाँ पर लागू होती हैं और इस परिभाषाओं के अनुसार कौन जानवर बुद्धिमान है, या आदमी तो खैर मान लिया गया बुद्धिमान है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, सबका आईक्यू है, चाहे 1 हो चाहे 200 हो चाहे 500 हो, लेकिन आईक्यू है। लेकिन और जानवरों में कहाँ कहाँ बुद्धि है, जब इसकी परिभाषा, इसको मैंने बुद्धि लाठी और केला जो मेरा पहला व्यंग लेख था और जो धर्मयुग के उस साल पहले अंक में छपा था, जिसने मुझे अद्भुत खुशी दी कि व्यंग लेख लिखा और भेज दिया, और 1 महीने के अंदर वो बड़े सम्मान के साथ उसके साथ एक कार्टून बना करके उसको छापा था उस समय 90 में। तो जब जानवरों पे, चूँकि इस गज़ल के साथ उसको थोड़ा सा संदर्भ देने शेर में आपको और मज़ा आएगा कि वो जानवरों पे जब उसको ट्राई किया गया तो बनमानुस के साथ किया गया, बंदरों के साथ किया गया। तो वहाँ पे क्या रखा गया कि एक, मान लीजिए कि एक बनमानुस को पिंजरे में, केज में रखा गया, उसके सलाखें हैं वो उसके अंदर रखा गया, केज के अंदर, और बाहर एक केला रखा गया और एक लकड़ी या नुमा डंडा रख दिया गया, और कई बनमानुस को एक एक करके लाए। तो जिस बनमानुस ने उस डंडे को उठा करके और केले को सरका करके और खा लिया, माना गया कि ये बुद्धिमान है। क्यों? और वैज्ञानिक वहाँ देख रहे थे, उनका क्या आहा वाली फीलिंग हुई कि वाह, बुद्धि का हमको एक बुद्धिमान, दूसरी बुद्धि का प्रस्फुटन दूसरी जानवरों में मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग कि केला है, भोजन है, यथार्थ से समझा उसने। कैपेसिटी टू थिंक एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, तो उसने एडजस्ट करना और जानना सीखा कि यहाँ केला रखा है, इसको खाया जा सकता है। एडजस्टमेंट की शुरुआत हुई। अब एब्स्ट्रैक्शन, कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कल्पना और सपना और विचार और ध्यान। अभी ये डंडा पड़ा हुआ है, ये खींच के ला सकता है हमारे तक, ये एब्स्ट्रैक्शन होगा। ये कल्पना में हमें पहले करना होगा कि कल्पना करना होगा कि हम इसको अगर सरकाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो उसने कल्पना किया और उस कल्पना को फिर यथार्थ में बदला और उसको खा लिया। या रियलिटी से उसने यथार्थ से यह सामंजस्य किया कि अपनी कल्पना के माध्यम से एब्स्ट्रैक्टली थिंक किया और फिर रियलिटी से एडजस्ट करके उस केले को खा लिया, केले को अपना भोजन बना लिया। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें हो गए। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स तो बुद्धि के हो गए, लेकिन तीसरा एलिमेंट, इससे तो यही हुआ ना, एकदम रॉ सिचुएशन में तो यही हुआ कि उस अपने भलाई के लिए, अपने भोजन के लिए किसी चीज़ को हथियार बना लेना और किसी को शिकार बना लेना और ले लेना और खा लेना। तो क्या यही बुद्धि है? नहीं, बुद्धि इससे आगे भी है, चाहे जानवरों में हो या मनुष्यों में, उसकी खोज ज़रूरी है। और सबसे अल्टीमेट एलिमेंट बुद्धि का वही होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वव्यापी संवेदना। अगर वह संवेदना वाला एलिमेंट नहीं है तो वह बुद्धि निरर्थक है। बुद्धि का कंप्लीटनेस तभी होती है जो ये कल्पना है, सपना है, इसी में कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। किस लिए? अपने लिए भी, समाज के लिए भी, धरती के लिए भी और ब्रह्मांड के लिए भी। इसमें थोड़ा व्यापकता लाने की ज़रूरत है, वही ह्यूमन वैल्यूज़ आते हैं। तो इसलिए झपटने को बुद्धि कहा गया, देने बांटने को नहीं। बुद्धि की परिभाषा ठीक से बन पाई नहीं। देना बांटना भी उसमें शामिल होना चाहिए। कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, हमारी कल्पनाओं में और हमारे विचारों में हम दे करके खुश हो रहे हैं, ये भी आना चाहिए। जब तक ये नहीं शामिल किया जाएगा तो बुद्धि नहीं। इसके लिए फिर इसीलिए उसके लिए इमोशनल कोशेंट, मान लीजिए इंटेलिजेंस को यही मान रह दिया गया, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है इमोशनल कोशेंट कि हम सामने वाले का कितना ध्यान रखते हैं और
होलिस्टिक क्वेश्चन या होलिस्टिक थिंकिंग, ये हम बाकी सब का ध्यान कैसे ले रहे हैं। इसी पर फिर मेरा विन 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 प्रिंसिपल आया कि विन जब हम केवल अपने वो केला अपने सरका करके लाठी से और डंडे से उसने खा लिया उस बनमानुस उसने तो विन कर लिया, लेकिन विन विन ये होगा कि अगर कोई सामने है तो हम दोनों खा लें, और विन 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 ये है कि हम दोनों के अलावा जो धरती पर और सब है उनके लिए भी कोशिश करें, उनके लिए भी ध्यान रखें, जब मौका मिले या जैसी व्यवस्था बनाने में मदद करें कि सबका ध्यान हो। तो इसीलिए विन 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 में वह बुद्धि के अलावा इमोशनल क्वोशेंट और होलिस्टिक क्वोशेंट जो आ जाता है, जो भावनात्मक क्वोशेंट और होलिस्टिक मतलब संपूर्ण क्वोशेंट या संपूर्णता का चिंतन आ जाता है, तो फिर और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ हमारी यात्रा होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब वो जो मंत्र है अथर्ववेद का कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। अगला शेर उसी का हिंदी अनुवाद है गज़ल में, शेर में। उसका कई बार मैं कह चुका हूँ, उसका अर्थ भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि सृष्टि में कोई ऐसी अक्षर या ध्वनि नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। भाव अगर है तो फिर मरा मरा भी मंत्र बन जाता है, राम राम भी मंत्र बन जाता है। भाव महत्वपूर्ण है। ना पे मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति है ही नहीं जिसमें कि औषधीय गुण न हो। कोई ऐसा ना पे कोआ पे अयोग्य पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं। हर व्यक्ति में विलक्षण गुण देकर ईश्वर ने भेजा है। योजिका तत्र दुर्लभ, ऐसा योजनाकार जो सबके भावों को भी, वनस्पतियों के गुणों को भी और व्यक्तियों के गुणों को भी पहचाने, उन्हें उसी रूप में ले चले, वह योजक, वह योजनाकार दुर्लभ है। और काश धरती के सारे लोग वैसे योजनाकार हो जाते तो फिर धरती में वाकई सर्वे भवन्तु सुखिनः आ जाता, सब खुशहाल हो जाते, सब सुखी हो जाते। और ये आखिरी शेर तो अब वो शेर सुनाते हैं आपको। हर अक्षर में मंत्र है, हर अक्षर में मंत्र है, औषधि हर वनस्पति में। हर अक्षर में मंत्र है, औषधि हर वनस्पति में। व्यक्ति कोई अयोग्य नहीं, व्यक्ति कोई अयोग्य नहीं, सही योजक देता दिखाई नहीं। बिल्कुल वही भाव। हर अक्षर में मंत्र है, औषधि हर वनस्पति में। व्यक्ति कोई अयोग्य नहीं, सही योजक देता दिखाई नहीं है। भुवनेश्वर मिश्रा जी ने कहा, यहाँ पुरुष की जगह जीव होता तो अच्छा होता। निश्चित ही आपने जो इशारा किया है एकदम सही है कि कोई जीव अयोग्य नहीं है, लेकिन चूंकि उस मंत्र का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है तो मैंने भी वही व्यक्ति शब्द लिया है। लेकिन उस मंत्र में ही अगर ना अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष की जगह पे अयोग्यो जीव होता तो बेहतर होता। निश्चित रूप से आपका ये सुझाव मानने योग्य है और उस मंत्र में इतना परिवर्तन की ज़रूरत है। यही जैसे वो अंधेरा रोशनी का दुश्मन है, ये भ्रम व्याप्त है, लेकिन बेहतर यही है कहा जाए कि नहीं, अंधेरा और रोशनी में दुश्मनी का भाव बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से आपका ये सुझाव यहाँ पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो अब जीव जंतु वनस्पतियों का जब हम जुड़ाव मनुष्य और धरती पर देखते हैं कि ये सब एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं, अगर एक भी ख़त्म हो जाए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। सारे जीव ख़त्म हो जाएं तब भी हम ख़त्म हो जाएंगे, सारी वनस्पतियाँ ख़त्म हो जाएं तब भी हम ख़त्म हो जाएंगे। तो वह संबंध ध्यान में रखते हुए वह बात आपकी बिल्कुल सही है और इस सुझाव के लिए साधुवाद। हर अक्षर में मंत्र है, औषधि हर वनस्पति में। व्यक्ति कोई अयोग्य नहीं, जीव कोई अयोग्य नहीं। चल के आपकी बात को मानते हुए, जीव कोई अयोग्य नहीं, सही योजक देता दिखाई नहीं है, सही योजक देता दिखाई नहीं है।
और आखिरी ये शेर कह करके बात अपनी ख़त्म करता हूँ और आपको आपके बचपन की यादें दिलाता हुआ ये शेर कहता हूँ। बचपन में हम लोग गाँव में जब रहते थे तो पता चला कि जो भी कपड़ा पहने हुए हैं, चाहे हाफ पैंट है चाहे कमीज है, उसमें जेब होता था। तो नाश्ता तो सुबह सुबह स्कूल जाना हो, अगर 7 बजे सवेरे वाला स्कूल हो गर्मियों का, तो पता नहीं घर में नाश्ता बना नहीं बना, कभी पूरा है कि नहीं है। और ज़्यादातर तो शाम की रोटी रखी रहती थी या चावल दाल रख दिया जाता सुबह, उसको छौंक करके और खाते थे तो उसका खुरचन बहुत अच्छा लगता था। किसी दिन जब वो भी नहीं रहा तो भूजा तो रखा ही रहता था, तो और सुबह भूजा भी जाता था। जो काम करने वाले लोग थे सबको भूजा दिया जाता था, तो वही भूजा वो 7 बजे के आसपास ही भूनना शुरू हो जाता था। तो जेबों में भरा और स्कूल के लिए भाग गए। तो वह सोचिए कि वो जेब का क्या क्या उपयोग होता था। हम अब ये आखिरी शेर उसी का आनंद लेते हुए, और चाहे स्कूल में जब भूजा मिलता था, 6, 7, 8 में भी अगर स्कूल में भूजा मिलता था, उसमें लंच टाइम में कभी लाई चना मिलता था, कभी कुछ, तो वो लाई चना भी रखें कहाँ, तो अजूरी में लिया और हाफ पैंट के जेब में डाला और अपना इत्मीनान से खा रहे हैं। तो उस अनुभव को आप अधिकांश लोगों को यह अनुभव हुआ होगा, उस अनुभव को याद करते हुए इस शेर का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे आज की भावगंगा विराम लेती है। हमारे साथ साथ हमारे कपड़े भी सभ्य हो गए। हमारे साथ साथ हमारे कपड़े भी सभ्य हो गए। अब उनकी जेबों में भरा वो भूजा लाई नहीं है। सभ्यता पर एक व्यंग के रूप में इसको लीजिए कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब हम नीड बेस्ड थे तो जेब हमारी हर काम करते थे। अब हम इतने सभ्य हो गए हैं कि जेब में अभी भी मैं तो कभी भूजा रखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हमारे साथ साथ हमारे कपड़े भी सभ्य हो गए। हमारे साथ साथ हमारे कपड़े भी सभ्य हो गए। अब उनकी जेबों में भरा वह भूजा लाई नहीं है। अब उनकी जेबों में भरा वो भूजा लाई नहीं है। हमारे साथ साथ हमारे कपड़े भी सभ्य हो गए। अब उनकी जेबों में भरा वह भूजा लाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। वो सहजता की भी बड़ी लहर आने की ज़रूरत है। बहुत नाटकीयता, बहुत दिखावा और बहुत नफासत हो चुकी। और इसी पर ये भूजा लाई पर ही याद आया, वो जेब में भूजा लाई पर कि गालिब का या किसी बहुत बड़े शायर का ये किस्सा है। कई लोगों के साथ जोड़ करके लोग सुनाते हैं। मैंने गालिब के संदर्भ में सुना था और उसी संदर्भ में सुना रहा हूँ। आशुतोष मिश्रा जी ने कुछ लिखा है, धार्मिक प्रवचनों से भी संस्कार के बीज तो दिल दिमाग में स्थापित करते हैं, पर अच्छे बीजों को विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित होने के लिए भूमि और पर्यावरण भी वैसे ही चाहिए। आपके उद्बोधन उन बीजों के लिए तो वातावरण बना रहे हैं। धन्यवाद। आपके उद्बोधन उन बीजों के लिए तो वातावरण बना रहे हैं। भैया आशुतोष जी, मैं किसान का बेटा हूँ और बचपन से आज तक किसानी करता रहा हूँ। तो किसान केवल बीज ही नहीं बोता है, किसान जानता है कि पहले खेत तैयार किया जाता है, जोता जाता है, हेंगाया जाता है, खाद पानी डाला जाता है, वीड उसमें जो खरपतवार होते हैं उसको निकाला जाता है और फिर बीज बोया जाता है। तो पिछले वो डायरियों के माध्यम से पिछले 50-55 सालों से यह तैयारी ही करता रहा। अब खुल कर के भावगंगा के माध्यम से यह पूरी फसल तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये अकेला मैं ही नहीं, हम सबको मिल के करना है, क्योंकि वैदिक एक मंत्र भी है, उसका भाव यही है कि जो सबके हित का काम है उसको सबको मिल करके चिंतन करके गहराई से, लेकिन उस चिंतन की शर्त एक ही है, आंखें खुली हों, विचार खुले हों,
सत्य के अलावा और किसी का आधार न बनाया जाए, सुनी सुनाई किसी बात पर विश्वास न किया जाए, अपने अनुभवों पर विश्वास किया जाए, और वही वैज्ञानिक तरीके से कि जिसमें रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और वैलिडिटी हो, जो रिलायबल हो, सब उसका अनुभव कर सकें उसी तरह से, किसी एक आदमी के अनुभव पर न जाएं, जो सबको एक ही तरह से दिखे, और जो बार बार प्रयोग करें तो वही आए रिजल्ट, और वैलिड हो, जो हर तरीके से सही हो। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिपीटेबिलिटी के आधार से वैज्ञानिक तरीके से यह किया जाए। इसीलिए वो वातावरण शायद इसीलिए बन रहा है कि वो किसानी कर रहा हूँ मैं, भावों की किसानी कर रहा हूँ, और वो जो भूजा लाई नहीं है जेब में, उसके लिए वो किस्सा याद आ गया, मुफीद है तो सुनाना ज़रूरी हो जाता है कि गालिब साहब को किसी बादशाह ने बुलाया था एक किसी बड़े फंक्शन में, और शायराना अंदाज जिस बेश में थे वैसे चले गए। अब वहाँ पे जब पहुँचे तो जो गेट पर था, और सब जाहिर सी बात थी कि उस ज़माने में बड़े बड़े नवाब और किसको किसको बुलाया होगा उस बादशाह ने, तो उसी तरह से लोग उसी ड्रेस में और वहाँ गए होंगे। इनको सादे कपड़े में एक फ़कीरी अंदाज में देखा होगा, तो दरबान ने रोक दिया कि नहीं, आपको नहीं जाने दें। उन्होंने कहा कि मैं गालिब हूँ। अब वो दरबान नहीं जानता था गालिब, कहा नहीं, इस तरह बहुत गालिब आते हैं, आप जाइए, ये बहुत बड़ा बादशाह का फंक्शन है और इसमें सब नवाब और जागीरदार और कौन कौन सब आए हुए हैं, नहीं घुसने दिया। तो गालिब साहब वापस आ गए, और वापस आ कर के अपना जो सबसे अच्छा उस दिन का अचकन, शेरवानी या जो भी ड्रेस था जिसमें वो लगे कि वाकई मिर्ज़ा गालिब शायर आज़म हैं, वो सब पहन करके सब लगा उगा करके गए। अब वो कोई नहीं रोका, वो गए आराम से। जब खाना वाना वहाँ शुरू हुआ तो सब लोग अपना खाना खा रहे थे। इन्होंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, उन्होंने जो कुछ खाना था वो सब अपने जेब में, शेरवानी की जेब में, और उसमें सब रखना शुरू किया। तो लोग इधर उधर बड़े खाना फूसी शुरू हो गई, देखो गालिब साहब क्या कर रहे हैं। ये अपने सभी वहाँ बड़े आदमी तो सब पहचानते थे, वो नहीं पहचानता था दरबान, लेकिन बाकी लोग तो पहचानते थे, तो उन्होंने रखना शुरू कर दिया। हो सकता है कि प्रोग्राम में भी गालिब साहब की कुछ शायरी वायरी हुई हो, तो इसलिए और सब पहचान गए हों, तो उन्होंने सब रखना शुरू किया। तो खाना फूसी किसी ने जाके बादशाह से भी कहा कि बादशाह सलामत, ये देखो गालिब साहब क्या कर रहे हैं आपके फंक्शन में। तो बादशाह आए और कहा, गालिब साहब ये आप आज क्या हो गया, आपको ये जेब में आप ये सब रख रहे हैं खाने का, जितने अच्छे अच्छे सामान हैं वो सब अपने जेबों में भर रहे हैं। तो कहा कि जो भी बादशाह रहे हों कि बादशाह जी या बादशाह सलामत, जब मैं आया था तो मुझे दरबार ने वापस कर दिया गेट से ही, इसका मतलब मुझे नहीं बुलाया गया था। कहा कि नहीं, आप तो हैं ही नहीं, और जब मैं ये ड्रेस पहन करके आया हूँ तो उसने आने दिया, इसका मतलब इस ड्रेस को बुलाया गया था। अगर मुझे बुलाया गया होता तो मैं तो जैसे भी जिस ड्रेस में था मुझे आने दिया जाता। मुझे अगर नहीं बुलाया गया है तो इसका मतलब कि उस ड्रेस को बुलाया गया, और फिर उस ड्रेस को ही आपने बुलाया था, तो वही ड्रेस में आया है, वही भोजन के लिए बुलाया गया है, तो उसी को खाना खिला रहा हूँ, उस ड्रेस को ही खिला रहा हूँ। बहुत शर्मिंदा हुए। और इस पे एक और बात जो मेरा अपना अनुभव है, कितने बड़े बड़े क्लबों में हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद सामान्य ड्रेस धोती कुर्ता में हो, और आप बिना जूते के चप्पल में हो, सैंडल में हो, और वो चमड़े के चप्पल में या किसी तरह अच्छे चप्पल में हो, अलाउड नहीं है। आप जूते में हो और वेस्टर्न ड्रेस में हो तभी अलाउड है। मतलब ड्रेस को ही बुलाया जा रहा है, व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है। एक बार तो एक प्रखर गांधीवादी गांधी जी के स्टेनो रहे हैं चेन्नई में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अब तो अभी कुछ दिनों पहले उनका निधन हो गया, करीब 85-90 साल की उम्र के। वहाँ के क्लब में हम लोगों ने फंक्शन रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उनको लेके गया, लेकिन वो उस क्लब के स्टैंडर्ड के हिसाब से सूट नहीं कर रहे थे,
तो उनको घुसने नहीं दिया। बहुत मेरी कहा सुनी हुई, मैं वहीं पर पोस्टेड भी था, क्लब वाले भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कह रहे थे नहीं हम अपने रूल को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो हमने कहा कि फिर हम इनको ले के वापस जा रहे हैं और जितने लोग इस फंक्शन में हैं सब वापस चले जाएंगे, हम नहीं मानेंगे ऐसे रूल को, और ये ना जाएं, ये नहीं हो सकता है। यही तो सबसे बड़ी शान है इसकी। खैर, क्लब वालों ने उस दिन अपना वो रूल रिलैक्स किया, उनको जाने दिया, और तब हम गए, नहीं तो ना जाते, वो प्रोग्राम वापस हो जाता। तो कई जगह इस तरह की जो बंदिशें हैं दिमागी, वो किसी एक व्यक्ति का फितूर दिमाग का, वो सबकी खुशहाली का ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। जो भी नियम कानून है वो बदलना चाहिए, जो सीमित सोच से या बंद आँखों से या सीमित लोगों के फ़ायदे के लिए जो है वह बंद होना चाहिए। उसमें एक्सेप्शन डाल दीजिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो वहाँ जो है सबसे बड़ा उनका वो है, वो फैसला लेगा, लेकिन एब्सोल्यूट इस तरह के रूल्स बना देना ठीक नहीं। ठीक है, आज यहाँ भावगंगा के ये सोपान बंद होता है। क्लब वाले भी अपनी बात कह सकते हैं, अपने बात की फिर ऐसा प्रोग्राम वहाँ नहीं होना चाहिए था, आप कहीं और कर लेते। क्लब वालों ने ही आग्रह किया था, और एक तो ये है, और दूसरा अब हिंदुस्तान में ये ब्रिटिश टाइम के क्लब्स हैं जो पुराने, वो उनके वही रूल चले आ रहे हैं, उनमें परिवर्तन होने की ज़रूरत है। उनके उस तरह से अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो भारतीय संस्कार के ड्रेसेस हैं गर्मी के लिए, जैसे कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती, वह अच्छा लगता है, और वह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गर्मी के दिनों में इवन जैसे वकीलों के लिए ब्रिटिश ज़माने वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ गर्मी में भी काला कोट और काला वो अगर चल रहा है और बाकी लोग उसमें अलाउड नहीं है, तो उसको चेंज होना चाहिए। मान लीजिए कि ये कहें कि ताकि दूर से पहचान में आ जाए कि ये एडवोकेट है, तो पहचान चिन्ह कुछ और बना दीजिए। लेकिन अब उस गर्मी में पसीने से चुचवाते हुए कोई कहे कि एयर कंडीशन रहता है कोर्ट, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एयर कंडीशन रहता होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत देखिए। तो परिवर्तन होना चाहिए, और देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, और इस पर सकारात्मक चर्चा और बहस होनी चाहिए। कहीं भी दिमाग या आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। इसी पर आज का ये सोपान समाप्त करते हैं। कुछ भी कहें, समय उतना ही लग ही जाता है बातचीत जब होने लगती है, और आप लोग जिस तरह से इसको फैला रहे हैं और जिस तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और YouTube पे सब्सक्राइब करने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, वह बहुत ही सुखद है, बहुत ही सुखद है। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।